नमस्कार। सीट स्कैनर में आज मैं उस सीट की बात करने जा रहा हूं जहां पर एक दल ने अपना प्रत्याशी घोषित कर भी दिया है और उस प्रत्याशी की घोषणा मात्र से जो अन्य प्रमुख दलें हैं उनका तनाव बढ़ता चला जा रहा है। मैं जिस सीट की बात करूंगा वो सीट शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक विधानसभा की सीट है और पूर्वी चंपारण जिले में यह सीट पड़ती है। उम्मीदवार जिस दल ने घोषित किया है उस दल का नाम है AIMIM, मतलब कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहां घोषित कर दिया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बातें कर रहा हूं ढाका विधानसभा क्षेत्र की। ढाका विधानसभा में जो AIMIM है उसने राणा रणजीत को अपना प्रत्याशी बनाया है और उनके प्रत्याशी बनाए जाने से बीजेपी हो या आरजेडी दोनों का तनाव तो बढ़ा है। वजह भी दिखती है इसकी, क्योंकि राणा रणजीत राजपूत जाति से आते हैं तो वो हिंदू वोटों को तो अपने पक्ष में कर ही सकते हैं। अगर मुस्लिम वोटर्स भी उनके पास चले जाएं तब खेल बहुत दिलचस्प हो जाएगा ढाका का। ऐसी परिस्थिति में अगर वो मुस्लिम वोट ज्यादा लेकर आते हैं तो आरजेडी को नुकसान हो सकता है, अगर वो हिंदू वोट ज्यादा लेकर आते हैं बीजेपी को नुकसान हो सकता है, और कहीं दोनों को नुकसान ज्यादा हो गया तो कहीं बाजी जो है वो ऐसा ना हो कि AIMIM के हाथ लग जाए और राणा रणजीत चुनाव जीत जाए। खैर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि ढाका विधानसभा में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और मुसद्दुर रहमान यहां पर चुनाव जीते थे। वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। अगर आप देखिएगा ढाका विधानसभा को तो यहां पर कुल 17 चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस ने सर्वाधिक 6 बार जीत हासिल की है तो बीजेपी को 5 बार यहां पर कामयाबी मिली है। आरजेडी 2 अवसरों पर जीतने में सफल रहा है तो CPI, PSP और जनता पार्टी एक एक बार चुनाव यहां पर जीती है। निर्दलीय भी एक बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अवनीश कुमार सिंह ने सर्वाधिक 4 बार यहां से जीत हासिल की है तो मुसद्दुर रहमान जो यहां के पहले विधायक थे उन्होंने भी इस सीट पर 3 बार कामयाबी हासिल की थी। अगर आप ढाका विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिए तो यहां पर आपको दिखेगा कि शुरुआत में कांग्रेस वर्सेस सोशलिस्ट एक मुकाबला होता रहा, कई बार बीच में कम्युनिस्ट पार्टियां भी आती रही, तो ये चीजें बताती हैं कि इसलिए कांग्रेस शुरुआत में 6 बार चुनाव जीतने में सफल रही। लेकिन जब एक बार अवनीश सिंह की एंट्री होती है तो वो कमल खिलाते हैं और फिर वो जो है बार बार यहां पर जीत हासिल करते हैं। 4 बार वो चुनाव यहां पर जीतते हैं और ढाका को बीजेपी के मुफीद एक सीट बना देते हैं। अगर आप यहां पर आखिरी 3 चुनाव जो हुए हैं उनकी चर्चा कीजिए तो जो चीजें निकलकर सामने आती हैं, 2010 में ये सीट जो है जेडीयू को गठबंधन में दी गई थी। हालांकि जो सिटिंग विधायक थे वो अवनीश कुमार सिंह ही थे, लेकिन चूंकि गठबंधन में ये सीट जेडीयू को गई तो अवनीश सिंह चिरैया शिफ्ट किए गए, वहां पर चुनाव लड़े, वहां से भी चुनाव जीते वो 2010 में। हालांकि बाद में उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया, जेडीयू में शामिल हो गए थे और फिर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। खैर हम यहां पर लौटते हैं और जो 2010 में चीजें हुई वो बताते हैं। जेडीयू ने यहां फैजल रहमान को टिकट दिया और जहां तक ये सीट की बात है तो आरजेडी की तरफ से अब्दुल हामिद अंसारी जो है वो चुनावी मैदान में थे तो एलजेपी ने नेक मोहम्मद को टिकट दिया था। लेकिन इन सब के बीच पवन कुमार जायसवाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में खड़े हो गए और मुकाबला हो गया क्वाड्रेंगुलर। इस चतुष्कोणीय मुकाबले में निर्दलीय पवन कुमार जायसवाल ने 1649 वोटों की जीत हासिल की। उन्होंने फैजल रहमान को शिकस्त दी। जेडीयू प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे तो एलजेपी के नेक मोहम्मद तीसरे स्थान पर और कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो काफी पीछे छूट गए। 2015 आता है, महागठबंधन अपना आकार ले चुका था,
जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो यहां पर जो है बीजेपी ने अपना प्रत्याशी पवन कुमार जायसवाल को बना दिया, क्योंकि एनडीए से बीजेपी इस सीट पर चुनाव लड़ रही थी। आरजेडी ने जो पिछला चुनाव फैजल रहमान जेडीयू के टिकट पर लड़े थे, उनको आरजेडी ने अपना टिकट दिया और आरजेडी के लालटेन के निशान पर फैजल रहमान यहां से चुनावी मैदान में उतरे। राम पुकार सिन्हा यहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार महागठबंधन बहुत मजबूत था, उसके समीकरण मजबूत थे, उसका अंकगणित मजबूत था और वोटों का ट्रांसफर एक दल से दूसरे दल में बहुत ही आसानी से और सुगम तरीके से हो रहा था। वही सारी चीजें हुई। लगभग 47% वोट लाकर फैजल रहमान 19,000 से ज्यादा वोटों से यहां पर चुनाव जीत गए। 2020 में जेडीयू की वापसी हो गई एनडीए फोल्डर में, लेकिन ये सीट बीजेपी ने ही लड़ने का फैसला लिया। पवन कुमार जायसवाल को ही टिकट दिया गया और फैजल रहमान एक बार फिर से आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। राम पुकार सिन्हा फिर से निर्दलीय प्रत्याशी थे। फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट हुई, लेकिन इस बार बाजी पलट गई। बाजी पलट दी यहां पर पवन कुमार जायसवाल ने। उन्होंने 10,144 वोटों से फैजल रहमान को शिकस्त दी, जबकि राम पुकार सिन्हा जो कि आरएलएसपी के टिकट पर थे 10,392 वोट लाने में कामयाब हुए। तो एक ट्रायंगुलर फाइट हुई थी जहां पर पवन कुमार जायसवाल को जीत मिली। अब सवाल उठता है कि इस बार क्या होगा, क्योंकि इस बार का चुनाव दिलचस्प इसलिए हो गया है कि एआईएमआईएम ने राणा रंजीत को यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ढाका में सभा करके इस बात की घोषणा करते हैं कि यहां से राणा रंजीत एआईएमआईएम के प्रत्याशी होंगे। और अगर उनका आप साफा देखें तो वो तिरंगा था। उस तिरंगे साफे में उन्होंने ये बातें कही थी। तो वो जो है एक तरफ एआईएमआईएम टारगेट कर रहा है मुस्लिम वोटों को, तो तिरंगे साफे के साथ वो बीजेपी के वोटों में भी एक राष्ट्रवाद की बात करते हुए बीजेपी की वोटों में भी सेंधमारी की कोशिश करता दिख रहा है। हालांकि अगर आप देखिए तो यहां से जनसुराज भी जो है सुभाष कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतार सकता है। क्या वो कुछ कंपनसेट करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। जहां तक बीजेपी और आरजेडी की बात है तो ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने सिटिंग विधायक को ही टिकट देगा और फैजल रहमान भी जो है वो आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब जब आप ये जान गए कि एआईएमआईएम ने यहां से अपना कैंडिडेट दे दिया, आपको ये भी बता दूं कि यहां पर अब तक 8 बार मुस्लिम विधायक बने हैं, तो आप समझ ही जाएंगे कि यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है। कुल 32% जो है वो मुस्लिम वोटर्स ढाका विधानसभा क्षेत्र में वोट करते हैं। अगर यहाँ के जातीय समीकरण को आप देखें तो जो एससी हैं वो लगभग 10%, 9.95%, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 32%, यादव यहाँ पर उतनी संख्या में नहीं है, 6 से 6.5%, लेकिन एमओवाई स्ट्रांग हो जाता है 32 + 6 6.5, मतलब ये 38 से 39% का अंक हो जाता है। और अगर आरजेडी इसमें कुछ और वोट जोड़ ले तो उसके लिए जीत की राह आसान हो जाएगी। लेकिन यही सवाल है कि अगर मुस्लिम वोटर्स का झुकाव एआईएमआईएम की तरफ हुआ तब क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप यहां पर देखें तो जो राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण सामान्य जाति के वोटरों की बात करें तो वो 9 से 11% के आसपास हैं। कोयरी कुर्मी भी 9 से 11% के आसपास हैं, लेकिन वैश्य वर्ग के वोटर्स की संख्या यहां पर अच्छी है। वो लगभग आप मानकर चलिए 13 से 15% के आसपास जो है वो है। तो आप क्या देखते हैं कि लगभग 36-37% का आंकड़ा जो है वो एनडीए फोल्डर में भी पहुंचता है। लेकिन राणा रंजीत अगर यहां इन वोटों में भी सेंधमारी करके ले जाते हैं, खास करके सामान्य जाति के वोटर्स में, तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो
तो इसलिए यहां का चुनाव जो है वो बहुत रोचक हो गया है। ऐसे में जो अदर ओबीसी ईबीसी हैं उनकी भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। वो 12 से 14% के आसपास हैं और जो आप अनुसूचित जाति के वोटर्स देख रहे हैं वो 10% के आसपास हैं। तो लगभग 24 से 26% वोटर्स जो हैं वो दोनों ब्लॉक से बाहर के हैं। तो वो किस तरफ जाते हैं वही फैसला करेंगे कि ढाका में जो है किसके सर पर ताज सजेगा। लेकिन एक बात तो है कि एआईएमआईएम के प्रवेश से, एंट्री से तनाव जो दोनों प्रमुख गठबंधन है उनका बढ़ जरूर गया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।